हाँ ठीक है। कौन से? इस सैटरडे से? आ जाओ ऋषभ, बीच में बैठना। क्यों? कौन लेगा? है? कैसे? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियो का ही। हेडिंग डालो बच्चों, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। excretory products and its elimination। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। ये जो चैप्टर है इसको पढ़ना कहाँ से है आपको? जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 11th की, ध्यान रखना बच्चों। जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उसका चैप्टर नंबर 16 है। ठीक है, तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते कौन कौन से हैं, आप ही बताइए मुझे। व्हाट आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? ये एक्सक्रीशन से आप क्या समझते हो ऋषभ? अनडाइजेस्टेड फूड, उसका क्या? उसको रिमूव करना, उसको तो इजेशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, इसको समझो। सपोज करो, डाइजेशन से लिंक करके मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर मैंने ब्रेड खाई, ब्रेड में क्या होता है? सीरियल्स। ब्रेड किससे बनी है? सीरियल से बनी है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, तो वो ब्रेड अगर मैंने खाई है तो वो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाएगी, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से, और किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? सेल के पास जाएगा। क्योंकि ग्लूकोज से सेल क्या बनाएगी? एटीपी बनाएगी। बनाएगी या नहीं बनाएगी? ठीक है। इसी तरीके से जब प्रोटीन्स आप लोग खाते हैं, उसका भी इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है, सब कुछ ऐसे ही मेटाबोलाइज होता है। और सेल के अंदर जब जो ग्लूकोज आपने खाया है, जो अमाइनो एसिड्स आपके सेल में गए, जब वो टूटते हैं ना, तो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बन के कहाँ आ जाते हैं? ब्लड में। ठीक है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके ब्लड में प्रेजेंट है, तो ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है? किडनीज का। तो ये जो ब्लड है, ये फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ पे जाएगा? किडनी में। और जो किडनी है, वहां से उस वेस्ट को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देगी। इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। समझ में आया? वो जो आप बात कर रहे हैं वो सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं, वो इजेक्शन होता है। तो आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, सो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रिमूवल ऑफ metabolic nitrogenous waste from the बॉडी। तो बॉडी में से मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्रीशन। अब दो टर्म्स आ रही हैं यहाँ जिस पे आपको ध्यान देना है। एक तो मेटाबॉलिक, और दूसरा नाइट्रोजनस। क्या मतलब है मेटाबॉलिज्म का? क्या मतलब बताया था मैंने? जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब किसी चीज का टूटना है, किसी चीज का बनना है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है कैसा वेस्ट, जिसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन, उसको हमें हटाना है। क्योंकि वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारी बॉडी के लिए कैसा है? टॉक्सिक है। अगर वो थोड़े टाइम से ज्यादा रहेगा तो बॉडी के लिए बेकार हो सकता है, फेटल हो सकता है। तो जैसे ही वो बनेगा, हम कुछ टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में तो इतना टॉक्सिक वेस्ट बनता है कि उनको तुरंत उसको रिमूव करना पड़ता है। समझ में आई थोड़ी थोड़ी बातें? ठीक है। अब एक और चीज समझो, एक और टर्म तुम सुनोगे, टर्म का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है? अब तुम ये समझ पा रहे हो कि जो तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड है ना? तो वाटर का बैलेंस और आयन का बैलेंस भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम हो सकता है।
हो सकता है या नहीं हो सकता कि हमारी बॉडी में कितने सॉल्ट रहना चाहिए, कितना पानी रहना चाहिए? एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही काम है क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन उधर से ही हो रही है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली द the maintenance of water and iron balance in the body। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या इतना समझ में आया? हम्म, अभी पढ़ेंगे उसको, जब हम किडनी में देखेंगे ना कौन सी ब्लड वेसल एंटर और एग्जिट करती है, वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट की। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही तो है ना? है या नहीं है? तो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अब मैं तुमको पढ़ा रही हूँ कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। समझते जाओ इसको। एक है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला पता है आपको? NH3 होता है। ठीक है, दूसरा है यूरिया। यूरिया में भी नाइट्रोजन आता है। कुछ गड़बड़ है स्लाइड। ठीक है, थर्ड इज यूरिक एसिड। ये भी नाइट्रोजनस है। मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मेन वो कौन है? ये तीनों ही। पर ऐसा नहीं है इसके अलावा कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। फोर्थ इज हिप्यूरिक एसिड। फिफ्थ इज क्रिएटिन। सिक्स्थ हो गया आपका क्रिएटिनिन। और एक और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो कुछ फिशेस में होता है, दैट इज TMAO, ट्राई मिथाइल एसिटाइल ऑक्साइड। क्या? ठीक है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, सॉरी। सो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये भी एक तरीके का क्या हो सकता है? एक्सक्रीटरी वेस्ट हो सकता है। डन, चलें आगे। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक, डन। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो तीन तरीके के हो सकते हैं। एक है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक एसिड। अब इन सब में से चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे मार्क करते हैं। सबकी तो बात नहीं कर रहे पर इन तीनों की बात कर रहे हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक excretory product. So ammonia is the most toxic excretory product. Uric acid is basically least toxic excretory product और जो यूरिया है it is basically moderate। ठीक है, तो यूरिया आपका मॉडरेटली टॉक्सिक है। समझ में आया? अब देखो, अमोनिया मैंने क्या बोला कि सबसे ज्यादा, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, अमोनिया क्या है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक, जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है क्या वो बॉडी में ज्यादा देर तक रह सकता है? नहीं। तो जैसे ही अमोनिया बनेगा बॉडी में से उस अमोनिया को क्या करना पड़ेगा बेटा? रिमूव करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसको अमोनिया को अपने रिमूवल के लिए चाहिए बहुत सारा पानी। क्या चाहिए? बहुत सारा पानी। तो वो ऑर्गेनिज्म ही अमोनिया को अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कहाँ रहते होंगे? पानी में, क्योंकि वही अफोर्ड कर पाएंगे ना। अमोनिया जैसे ही बन रहा है थ्रू डिफ्यूजन, गिल्स से बाहर, बॉडी सरफेस से बाहर, तो जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो ही अफोर्ड कर सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया को। तो क्या हमारी बॉडी में अमोनिया बिल्कुल नहीं बनता है? बनता है। लेकिन हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बात कर रही हूँ मैं, वो जो अमोनिया बना है वो कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा मॉडरेट टॉक्सिक फॉर्म में, जो कि क्या है आपका? यूरिया। ऐसा नहीं है कि ये यूरिया हमारी बॉडी में बिल्कुल समय तक स्टोर नहीं हो सकता है लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन इसको भी हमें रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, और यूरिक एसिड क्या है बच्चों? ये लीस्ट टॉक्सिक है और ये किसमें देखने को मिलता है? जो बेसिकली जिनको मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड उड़ती हैं, अब वो इतना सारा पानी तो पी नहीं सकती,
हेवी वेट हो जाएगा उनका, तो उनका जो ये भी देखा होगा उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो कितनी कंसंट्रेटेड होती हैं, जो भी उनके वेस्ट होता है कितना कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि वो मिनिमल वाटर का यूज करती है और क्योंकि उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, यूरिक एसिड। क्या समझ में आया आपको? ठीक है। कुछ टर्म्स आएंगी नहीं, देखो, वो एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल्स। लिखवाऊंगी, सब लिखवाऊंगी। वो ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है, यूरियोटेलिक। जिनका यूरिक एसिड है, यूरिकोटेलिक। समझ में आया? जो अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वेस्ट को रिमूव करवाते हैं अपनी बॉडी से, उस फिनोमिना को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। जिनका यूरिया रिमूव होता है यूरियोटेलिज्म के प्रोसेस से, एंड यहाँ पे यूरिकोटेलिज्म। ठीक है। जनरली जो अमोनिया अपनी बॉडी से एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आउट करते हैं, तो वो जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है, तो वहाँ किडनी का आज सच कोई मेजर रोल प्ले होता नहीं है। ठीक है, बॉडी सरफेस से हो रहा है, गिल से हो रहा है, तो वहाँ किडनी का कोई काम नहीं है। खासतौर पे काम जो होता है वो किडनी का इन दो सिचुएशंस में है। आपको ये बात समझ में आई? चलें आगे। चलो, हेडिंग डालो बच्चों, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। गुड इवनिंग। So we have three kinds of organisms on the basis of their excretory product. The first one is amonotelic. Then we have ureotelic. And then we have uricotelic. So we have these three categories of organism: monotelic, ureotelic and uricotelic. So amonotelic generally क्या excretory product रहेगा इनका बच्चों? अमोनोटेलिक का अमोनिया। सो दे विल एक्सक्रीट अमोनिया। सो अमोनिया के लिए लिख भी देती हूँ मैं यहाँ, ये एक्सक्रीट करेंगे क्या? अमोनिया। सो दे विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, इनको ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है। अब कौन है जो ये अफोर्ड कर सकता है अमोनोटेलिक होना? कौन से ऑर्गेनिज्म बताए थे मैंने? जो पानी में रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट जो कहाँ है बच्चों? पानी में। दूसरा, एक्वेटिक एम्फीबियंस। ठीक है, वो भी कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक। यहाँ तक कि तुम्हारा अमीबा, पैरामीशियम, सब कैसे हैं आपके? अमोनोटेलिक। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, अगर हम मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो क्या होता है मेटामॉर्फोसिस? फ्रॉग में जनरली हमने एक एग्जांपल पढ़ा है कि जो लार्वा होता है वो बिल्कुल अलग होता है अपने अडल्ट से, और वो लार्वा बहुत ड्रास्टिक चेंजेस के बाद ही अडल्ट में ग्रो करता है। लेकिन जो लार्वा है बच्चों वो कहाँ रहता है? पानी में। और अडल्ट फ्रॉग कहाँ रहता है? लैंड पे। तो जो टेडपोल होता है वो क्या शो करता है? वो कैसा होता है? अमोनोटेलिक। ठीक है, तो यहाँ जो हम टेडपोल की बात करेंगे इट विल बी अमोनोटेलिक। लेकिन हाँ, नहीं, जैसे ही वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ आएगा वो अपना एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को भी लेसर टॉक्सिक फॉर्म में शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बोनी फिशेस होती हैं, इसके अलावा क्या बेटा? हाँ, नहीं बच्चे, जैसा जैसा उनका रहना सहना है उस हिसाब से ही अडेप्ट हुआ है, इसके हिसाब से वो नहीं अडेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, चले आगे। जनरली ये होते हैं। यूरियोटेलिक कैसे होते हैं बच्चों? यूरियोटेलिक थोड़ा मॉडरेटली वाला फॉर्म है, मॉडरेटली टॉक्सिक फॉर्म है। पहले इसको लिखो। हम्म, एसी बंद करूं? अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग देती हूँ। अर्थ फॉर्म की बात करें अगर, तो जो अर्थ फॉर्म होता है अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो वो कैसा होता है? अर्थ फॉर्म यूरियोटेलिक। ठीक है, अर्थ फॉर्म नॉर्मली कैसा है? यूरियोटेलिक। कहाँ चला गया?
सही बात है, एक सेकंड बस। सो अर्थवॉर्म इन नॉर्मल कंडीशन इज यूरियोटेलिक, बट इन रेनी सीजन अर्थवॉर्म कैन अफोर्ड टू बी अमोनोटेलिक। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं अर्थवॉर्म के बारे में इन रेनी सीजन। ठीक है, अर्थवॉर्म इन रेनी सीजन इज अमोनोटेलिक। किसी को डाउट हो तो बच्चों पूछ लीजिएगा। ठीक है, डन। चलें आगे। चलो, अब हम यूरियोटेरिज्म के बारे में बात करें बच्चों। तो अगर हम यूरिया की बात करें, इट इज 1 लाख टाइम, इट इज 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन ammonia. So it will not require huge amount of water and it can be stored in our body for some time only. ठीक है, ठीक। चले, देखो, अगर हम बात करें हमारी बॉडी में, तो मैंने आपको बोला था ह्यूमंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस में। ऐसा नहीं है कि यूरिया नहीं वो सॉरी अमोनिया नहीं बनता, बनता है, बट जो अमोनिया है इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर बाय यूरिया साइकिल। पूरी एक साइकिल होती है 5 स्टेप्स की, ठीक है, और इसका नाम है ऑर्निथिन साइकिल। तो ऐसा नहीं है कि इनकी बॉडी में अमोनिया बना, नहीं बना, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, यूरिया साइकिल में और ऑर्निथिन में। ठीक है, अब एक यूरिया बनने के लिए ये साइकिल हुई, ठीक है, तो एक यूरिया बनने के लिए अलग पेज पे लिखूंगी मैं, पहले इसको नोट करो। चलें आगे। एक यूरिया बनने के लिए बच्चों वी नीड 2 अमोनिया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड and 3 ATP for the formation of 1 molecule of urea we need 2 ammonia, 1 कार्बन डाइऑक्साइड and 3 ATP। तब आपका यूरिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर मैं बात करूं किसी नॉर्मल इंडिविजुअल में, तो उसके 100 ml ऑफ ब्लड में कितना यूरिया होता है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मल वैल्यू कितनी है इसकी, 17 से 40 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, इतना जो यूरिया होता है, सॉरी ग्राम लिख दिया, मिलीग्राम। ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतना जो है ये नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन बच्चों अगर इस 40 ग्राम से ज्यादा अगर यूरिया किसी के ब्लड में है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, क्योंकि किडनी ब्लड को फिल्टर करके सिर्फ इतना ही अमाउंट ऑफ यूरिया उसके ब्लड में छोड़ेगी। अगर इतना ब्लड में यूरिया है, इसका मतलब किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन कर रही है। और अगर इससे ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। तो किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं ना, तो उसमें यूरिया की वैल्यू होती है। अगर यूरिया की वैल्यू बढ़ी हुई है, इसका मतलब प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो डाइट की वजह से भी हो सकता है। प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन से अमोनिया निकलता है, उसी अमोनिया से यूरिया बनता है। ठीक है, चलें आगे। चलें बच्चों, चलो, अब हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं कि जो यूरियोटेलिक हैं वो कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं, बताओ। ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं। चले पीछे, चले, ठीक है। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल एग्जाम्पल्स यहीं ऐड कर देते हैं। एक तो अर्थवॉर्म मैंने ऐड कर ही दिया है। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं वो किस में आ जाएंगे, इधर। ठीक है, ह्यूमंस किस में आएगा, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ह्यूमन किसके अंदर आएंगे, ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। सो ह्यूमंस आ जाएंगे आपके इसमें। ठीक है, चलें आगे।
ठीक है, चले। यूरिक एसिड के बारे में मैंने क्या बताया बच्चों? इट इज द लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट and it requires minimum amount of water for its रिमूवल। तो अपने आप को रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा कम अमाउंट में अगर पानी चाहिए किसको? यूरिकोटेलिज्म वाले ऑर्गेनिजम्स को। अब इसमें कौन कौन आता है बच्चों? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, बर्ड्स आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, और क्या आएंगे? बेसिकली लैंड स्नेल्स। क्या आएंगे? लैंड स्नेल्स। हम्म, लैंड स्नेल्स। अगर यही लैंड के आगे मैं एक्वेटिक कर देती, लैंड हटा के, तो एक्वेटिक स्नेल्स अमोनोटेलिज्म, लैंड स्नेल्स ये, एक्वेटिक इंसेक्ट्स उधर, लैंड इंसेक्ट्स इधर। समझ में आया? याद हो जाएंगे एग्जांपल्स? किसका? नहीं नहीं, लिवर के और भी फंक्शन है, तो बस इससे रिलेटेड एक फंक्शन बताया। अच्छा, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्वानिन भी, ग्वानिन एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे एडिनाइन ग्वानिन मैंने आपको पढ़ाए भी थे वो, है ना। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे बर्ड्स, बर्ड्स जो ड्रॉपिंग होती है उनकी, उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? ग्वानिन, ठीक है। क्रिस्टल की फॉर्म में होता है वो, और बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। लिखाएं इसको, एक नोट में लिखती हूँ। लिखो क्या हुआ? ड्रॉपिंग्स ऑफ बर्ड्स are called as guano deposits. These are the crystals of uric acid. So these are the crystals of uric acid. हम्म, तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन मॉलिक्यूल से कुछ भी बन सकता है ना। क्यों ब्रेक डाउन नहीं होता? यह जरूर, जो डीएनए बना है तो उसके लिए भी तो पहले यूनिट्स कहीं बनी होंगी बॉडी के अंदर। तो उतना ही थोड़ी ना, वो ये ग्वानिन वहां से नहीं आ रहा है ना। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब हमारा एक टॉपिक है बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम। लिखो, हेडिंग लिखो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट फाइलम्स। एनिमल किंगडम में पढ़ा चुकी हूँ, तो ये जस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सबसे पहले हमारा फाइलम कौन सा आता है बच्चों? फाइलम, देन सीलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद क्या आता है? प्लैटीहेल्मिन्थस, प्लैटीहेल्मिन्थस के बाद क्या आता है? याद करो। हाँ सही बोल रहे हो, प्लैटीहेल्मिन्थस। देन यू हैव एस्केलमिन्थस, देन यू हैव, देन एनालिडा। एनालिडा के बाद बताओ क्या आता है? आर्थ्रोपोडा, बिल्कुल सही। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद एक्टिनोडर्माटा, then we have hemichordate, and then we have chordates। याद है थोड़ा बहुत, इसको हमने पढ़ा था। अच्छी बात है। पोरीफेरा
सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये तीन बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म है, बहुत पहले पढ़े थे हमने, और बहुत सिंपल सिंपल होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट ये रिमूव करते हैं, दे रिमूव द एक्सक्रीटरी वेस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थस में मैंने बोला था याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट बताया था। फ्लेम सेल्स एंड सोलेनोसाइट्स। देन वी हैव एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस में स्पेशल सेल्स होती हैं, लिखवा रखा है एनिमल किंगडम में, उसको बोलते हैं रेनेट सेल्स। ठीक है। सो रेनेट सेल्स होती है एस्केलमिंथस में। देन अगर हम बात करें किसकी, एनालिडा की, तो एनालिडा के अंदर क्या होता है, नेफ्रीडिया, है ना, सब लिखा हुआ है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में मैंने तुम्हें वेराइटीज दिखाई थी, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, मालपिगियन ट्यूब्यूल, सब लिखवाए थे ना, अलग अलग। प्रॉन में कौन सा होगा, तो मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ, ग्रीन ग्लैंड्स, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, एटसेट्रा। राइट। देन यू हैव मोलस्का। मोलस्का के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्गन ऑफ बोजानस। ऑर्गन ऑफ बोजानस के अलावा एक और नाम है जो तुमको याद रखना है, इट इज ऑल्सो नोन एज किबर्स ऑर्गन। ठीक है, नाम तो एटलीस्ट याद होना चाहिए आपको ना। एकिनोडर्मेटा, एकिनोडर्मेटा के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसका लार्वा तो बहुत ज्यादा वो होता है एडवांस, पर जो एकिनोडर्म्स होते हैं मेच्योर, वो कैसे होते हैं बच्चों, उनमें और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है और स्ट्रक्चर कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर सिस्टम था, याद है आपको, मैंने वाटर वैस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था, पानी के साथ सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे पानी से ही क्या हो जाता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। देन इफ वी टॉक अबाउट हेमिकॉर्डेटा, इनकी बॉडी डिवाइड थी प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में। प्रोबोसिस के अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड थे, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ इनका एक्सक्रीशन। तो हेमिकॉर्डेटा के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबोसिस ग्लैंड। एंड जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं लगभग सभी के पास क्या प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्या बेटा, नहीं वो सेकेंडरी ऑर्गन है, जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज किडनीज ओनली। ऐड करो बच्चों इसको, पॉइंट को जल्दी। चले, चले बच्चों, लिख लिया ऋषभ, जल्दी लिखो। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर, स्टारफिश में बताया था ना कि पानी आता है, वही सारी न्यूट्रिएंट्स लेकर आएगा, वही पानी जब बाहर जाएगा उस वैस्कुलर सिस्टम से, देन वो वेस्ट को भी लेके चला जाएगा। ठीक है। हाँ तो हो जाएगा, लेकिन वो भी तो रिमूव ही कर देगी ना। क्या, जो भी नहीं होगा जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार वाटर आ रहा है तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट ही है। न्यूट्रिएंट तो मतलब फूड ही है, न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं वाटर के अंदर। ठीक है, चले आगे, चले, चलो हेडिंग डालो बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है, अब हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितनी चीजें आती हैं। सबसे पहला है पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनी होती हैं, सबको पता है। ठीक है, सो वी हैव पेयर ऑफ किडनीज। देन उस किडनी से निकलते हैं दो पाइप, अभी समझाऊंगी क्या होते हैं। उसको बोलते हैं यूरेटर। सो वी हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर जो है वो यूरिन कलेक्ट कर कर लेकर आ रहे हैं, एक लेफ्ट किडनी से एक राइट किडनी से, और वो कहीं पे तो जाकर यूरिन जो है वो भर रहा है। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर एक होता है। ठीक है, सो वी हैव अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर। डन, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर। ओके, अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें यूरिन भरा हुआ है, और ये यूरिन को हम एक्सक्रीट आउट करेंगे बाहर की तरफ एक सिंगल ओपनिंग से, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरिथ्रा। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो मेजर मेजर ये चीजें तो उसमें होती ही हैं। अब आपको मैंने हर्ट के बारे में भी बताया था कि हर्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि जो तीन जर्म लेयर्स होती हैं उनमें से मीजोडर्म से हर्ट बना है। सेम जो आपकी किडनीज हैं, किडनीज कहाँ है, दीज किडनीज, दीज आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, लिखो इसको। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बेसिक ऐसे ही मैं बनाकर दिखाती हूँ एक रफ डायग्राम, फिर हम जरा किडनी को खोल के देखेंगे। ठीक है, सो दीज आर द पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, अभी भी इसमें बहुत गड़बड़ है डायग्राम में, वो मैं बताऊंगी क्या, कि दोनों किडनीज एकदम आमने सामने होती ही नहीं है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड, क्या नहीं होता होगा, कैसे, हाँ तो होता ही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, हम सीलोमेट नहीं है, क्या हम ट्रिपल ब्लास्टिक नहीं है, तो हमारे पास मेसोडर्म तो होगी। ठीक है, तो यहां से दीज आर द पेयर ऑफ किडनीज, ये क्या है बच्चों, किडनीज। किडनीज से मैंने बोला पेयर में क्या निकलेंगे, यूरेटर्स, तो ये क्या है, दो यूरेटर्स, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी द यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो लास्ट में ओपनिंग है दिस इज यूरेथ्रा। समझ में आया, जल्दी से इसको बनाओ फिर हम जरा किडनी का सेक्शन काट के देखेंगे। अच्छा, जल्दी लिखो जल्दी, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। लिख लिया, चले आगे। ठीक है, हेडिंग डालो बच्चों किडनीज। अभी मैं तुम्हें किडनी के बारे में थोड़ा सा समझाती हूँ। किडनी कैसी दिखती है बच्चों, देखो मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल राजमे की तरह ही इनका कलर भी होता है। सो दीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर। दूसरी बात, अगर मैं इसके साइज की बात करूं बच्चों, तो इसका साइज कितना होता है, इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, साइज की बात करती हूँ, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर जो होती है किडनी की विड्थ है, और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो किडनी होती है, देखो दो तीन चीज समझो किडनी के बारे में जो इसको थोड़ा अलग बनाती है।
जो डाइजेस्टिव सिस्टम और सारे ऑर्गन्स है वो आगे की तरफ होते हैं, लेकिन किडनी जो होती है वो पीछे की तरफ होती है, डॉर्सल साइड पे होती है। तो किडनी आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, किडनीज आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज रेट्रो पेरिटोनियल। तो ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के पीछे होती है, इट इज रेट्रो पेरिटोनियल। ठीक है, अब इस किडनी की लोकेशन कहाँ है बच्चों? इट लाइज एट द लेवल ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, इट लाइज एट द लेवल ऑफ लास्ट thoracic एंड थर्ड lumbar vertebra। अब मैंने ये क्या लिखा है इसको समझो। ठीक है, ये देखो, ये क्या लिखा है मैंने, लास्ट thoracic एंड थर्ड lumbar vertebra। किसी भी चीज की लोकेशन, जैसे हमने ट्रेकिया के बारे में भी पढ़ा था कि वो डिवाइड उठ जाता है एट द लेवल ऑफ T5 यानी thoracic vertebra 5, याद है? तो मैंने आपको क्या बताया था, नेक रीजन में जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें जो वर्टिब्रे आती है उसको सर्वाइकल बोलते हैं, उससे नीचे थोरैक्स आ जाता है तो थोरैसिक होती है, और थोरैसिक लगभग 12 होती है। कितनी होती है? 12। तो अगर हम ये लास्ट थोरैसिक के बारे में बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? 12th की। देन जहां थोरैसिक वर्टिब्रा खत्म हो जाती है उसके नीचे कौन सी वर्टिब्रे स्टार्ट हो जाती है? लंबर वर्टिब्रे। ठीक है, तो किडनीज कहाँ है? 12th थोरैसिक वर्टिब्रे के और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में। समझ में आया? और किधर की तरफ है? पीछे की तरफ है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि जो लोकेशन होती है किसकी? किडनीज की। ठीक है, वो एकदम आमने सामने नहीं होती है। जनरली जो राइट किडनी होती है वो नीचे होती है लेफ्ट से। लिखो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। लिखो लिखो, मैं लिखवा रही हूँ। हाँ, ये भी बताऊंगी। राइट किडनी इज बिलो दी लेफ्ट। बेटा हार्ट जो है वो थोरैसिक रीजन में है, ऊपर की तरफ। ये हाँ, तो थोरैक्स खत्म हो गया, किडनी नीचे की तरफ है। होता क्या है, इधर देखो, दिस इज, इफ दिस इज योर राइट किडनी एंड दिस इज योर लेफ्ट किडनी, इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मैंने बनाया है ऐसा। होता क्या है बच्चों, राइट की तरफ आ जाता है यहाँ पे लिवर। ठीक है, तो लिवर की वजह से ये क्या हो गई, नीचे हो गई। याद करो, मैंने आपको बताया था जो लंग्स होते हैं इस लिवर के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? लंग्स। ये भी बताया था कि जो लंग होता है कौन सा वाला, राइट वाला, वो कैसा होता है? छोटा और मोटा होता है, याद है? बताया था मैंने आपको। और जो यहाँ पे लंग्स होंगे, ये छोटा मोटा सा लंग होगा और ये लंबा और पतला लंग होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लिवर। समझ में आया? तो लिवर की वजह से राइट किडनी जो हो गई है इट इज बिलो दी लेफ्ट। क्या? हाँ, अच्छा खासा बड़ा होता है। समझ में आया? कर सकता है, करता है, लिवर रिजेनरेट करता है। ठीक है, चलें आगे। अब हम क्या करना है बच्चों, हमें सेक्शन देखना है किडनी का। ये जो हम किडनी ऐसे बना रहे हैं इसको जरा इस तरीके से काट के, और फिर हम इसको सामने से देख रहे हैं कि हमें कैसी दिखेगी, समझेंगे इस चीज को। चलो पहले इसको लिख लो जल्दी से, बहुत स्लो स्लो कर रहे हो तुम लोग। नहीं, नहीं, चले आगे, पढ़ते हैं हम। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी, बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत स्लो चल रहे हो आप लोग। देखो, किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो मैं जरा यहाँ पे किडनी का डायग्राम बनाती हूँ आप लोग के लिए। सो दिस इज बेसिकली किडनी, थोड़ा साफ सा बनाते हैं। ठीक है, दिस इज किडनी, डन। अब इस किडनी के अंदर ये एक जगह ऐसी है जो अंदर की तरफ जा रही है, बिल्कुल राजमा की तरह जो आप देख पा रहे हो। इस पर्टिकुलर जगह को हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। दिस इज द प्लेस जहां से
क्या एग्जिट कर रहा है, ठीक है, यहां से यूरेटर ने क्या किया बच्चों, एग्जिट। क्या बस यूरेटर एग्जिट ही करेगा, नहीं। अब तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ समझना है, इसलिए मैंने तुम्हें हार्ट पहले ही पढ़ा दिया था। आप इधर देखो, इफ दिस इज द हार्ट, ये कौन सा चेम्बर है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, याद करो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा निकलती है, ठीक है, और वो हर एक ऑर्गन को, हर एक टिश्यू को ब्लड पहुंचाती है। इधर देखो, यहां से भी आयोर्टा निकलेगी, बच्चों बहुत ध्यान से देखना, कुछ समझना मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। यहां से आयोर्टा निकलेगी, ठीक है, दिस इज आयोर्टा। आयोर्टा को हर जगह ब्लड पहुंचाना है ऑक्सीजनेटेड, तो ऑब्वियस सी बात है आयोर्टा की क्या होनी चाहिए, ब्रांचिंग होनी चाहिए बहुत सारी। तो आयोर्टा की वो ब्रांच जो किडनी में ब्लड लेके आती है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। सो हेयर विल बी द रीनल आर्टरी। और ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, आयोर्टा से। अब एक इधर जाएगी, दूसरी ब्रांच जो है वो दूसरी किडनी में जाएगी, समझ रहे हो, आ रहा है समझ में। सो ये जो रेड कलर का बनाया है मैंने, दिस इज आयोर्टा। आयोर्टा की वो ब्रांच जो किडनी में एंटर कर रही है, दिस इज एंटरिंग बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी ने भी हाइलम से एंटर किया ना, तो हाइलम इज द प्लेस जहां से यूरेटर ने एग्जिट किया, और रीनल आर्टरी ने क्या किया बच्चों, एंटर किया। समझ में आया। अब ये जो रीनल आर्टरी है, अंदर इसके साथ क्या होगा सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन जब ये किडनी से बाहर निकलेगी तो इसमें कैसा ब्लड होगा बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड होगा या नहीं होगा, होगा। और किडनी जो है वो लोअर बॉडी पार्ट में है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लोअर बॉडी पार्ट से कौन कलेक्ट करती है, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा। तो होगा क्या, यहां से एग्जिट करेगी, क्या एग्जिट कर रही है यहां से, मैं बना देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से बना दिया मैंने। ये जो एग्जिट कर रही है ये है रीनल वेन, क्या है, रीनल वेन। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगी, ये तो आयोटा, ये क्या हो जाएगी बच्चों, इंफीरियर वेना कावा। और ये इंफीरियर वेना कावा ब्लड को कहाँ दे देगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में। क्या आपको इतनी चीज समझ में आई, आई बच्चों। चलें आगे, ये सब समझ में आया। तो अगर आपसे पूछा जाए हाइलम के साथ क्या हो रहा है, हाइलम से यूरेटर एग्जिट कर रहा है, दिस इज यूरेटर, दिस पाइप इज यूरेटर, ठीक है, रीनल आर्टरी एंटर कर रही है और रीनल वीन क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है। क्या इतनी चीज क्लियर है, डन। अब देखो, किडनी जो है इसको हम दो मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस ऑर्गन को हम दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, इधर देखो, जैसे हमने ब्रेन को भी किया था। बाहर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। और किडनी से रिलेटेड है तो हम एक वर्ड लगा रहे हैं हर जगह, रीनल, रीनल, ठीक है। तो बाहर वाला रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट इज रीनल मेड्यूला। तो किडनी में जो बाहर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाले को क्या बोलेंगे, रीनल। क्या आपको समझ में आया इतना, हम्म। चलो, अब हम बात करते हैं बच्चों रीनल मेड्यूला की। रीनल मेड्यूला में जब हमने रीनल मेड्यूला को ऑब्जर्व किया तो हमें यहाँ पे कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखे, पिरामिड्स जैसे, ऐसे, ठीक है, कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखे जो मेड्यूला में प्रेजेंट है। इन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। पिरामिड जैसे लग रहे हैं ना ये, इनका नाम है क्या, रीनल पिरामिड्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स, डन। अब अगर हम रीनल पिरामिड को ऑब्जर्व करें तो हमें इसमें कुछ कुछ स्ट्राइशंस दिखती हैं। अब ये स्ट्राइशंस क्यों होती है मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगी। तो रीनल पिरामिड्स में हमें क्या दिखती हैं बच्चों, इस तरीके की स्ट्राइशंस दिखती हैं, डन।
चले, ठीक है। ये जो रीनल पिरामिड है, इसके एकदम एंड पे, यहाँ यहाँ थोड़ा थिक कर लेते हैं, एकदम एंड पे हमें एक स्ट्रक्चर दिखता है इस तरीके से। ये मेडुलरी पिरामिड में जो हमें ये पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी पैपिली। क्या बोलते हैं? मेडुलरी पैपिले। यहाँ लिखते हैं इसको, मेड्यूलरी, हाँ, RY, ठीक है। रीनल पिरामिड, ठीक है। चले, चले आगे, चलो। रीनल पिरामिड्स देख लिए हमने इसमें, हाँ सही है। अब मेरी बात सुनो, रीनल पिरामिड से यहाँ से कुछ कुछ छोटे छोटे पाइप निकलते हैं, इससे भी, इससे भी, हर जगह से। सुनते जाओ। क्या मैं दूसरा कलर यूज करूं ऑब्जर्व करने के लिए? ठीक है, देखो, यहाँ से पाइप निकल रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ से ये मिलके बड़ा पाइप बना रहे हैं, सेम यहाँ से भी छोटे छोटे पाइप आ रहे हैं, ये मिलके एक बड़ा वाला पाइप बना रहे हैं, और ये कॉमन जो है वो सबसे बड़ा पाइप बना रहे हैं। फिर वो आके किस में खुल रहा है? हाइलम में। और अल्टीमेटली किधर जा रहा है सब कुछ? कनेक्शन किससे है? यूरेटर से। समझ में आया? ठीक है। ये जो छोटे छोटे आपको पाइप्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं माइनर कैलिस। क्या बोलते हैं? माइनर कैलिसस। और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, इट इज बेसिकली दी मेजर कैलिक्स। ठीक है, मेजर कैलिक्स 2 से 3 ही होते हैं किडनी में, ज्यादा होते भी नहीं है। ठीक है, तो माइनर कैलिक्स और क्या हो जाएगा आपका? मेजर कैलिक्स। एक छोटी सी और इसके अंदर लेबलिंग रह गई है, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। बन गया इतना? चले, देखो अब, जैसे मैंने आपको बोला कि जो रीनल पिरामिड्स हैं, ठीक है, ये जो रीनल पिरामिड्स हैं इसमें स्ट्राइएशंस दिखती हैं, तो ये जो मेड्यूला है बच्चों, इसमें दिखते हैं डॉट। क्या दिखते हैं? डॉट लाइक स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में। ठीक है। अब एक चीज देखो, दो मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में स्पेस है या नहीं है? तो ये मेड्यूलरी पिरामिड्स मेड्यूला में है, तो होता क्या है, ये जो कॉर्टेक्स होता है ये एंटर कर जाता है कहाँ पे? इन बिटवीन द स्पेस ऑफ द मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, और इस रीजन को हम बोलते हैं बच्चों कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी। सो कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या है? जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स एंटर कर गया, उसको बोल रहे हैं हम कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या आपको चीज क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, ये तो किडनी का एक आउटलुक है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी बनी किसकी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ऑर्गन है तो अल्टीमेटली किसका बना हुआ है? सेल का, है ना। सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट होती है। तो किडनीज की फंक्शनल यूनिट भी कोई सेल होगी। हाँ, और कौन सी सेल होगी? जैसे पूरा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो कौन सी सेल से बना होता है? न्यूरॉन। सेम किडनीज के लिए भी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, सो ईच kidney has approximately how many neuron बच्चों? 1 मिलियन न्यूरॉन। क्या आपको समझ में आया? अब मैंने आपको बोल दिया, सॉरी, नेफ्रॉन। ठीक है।
अब मैंने आपको बोल दिया कि जो किडनी है वो किससे बनी है, नेफ्रॉन से बनी है। तो कैसे नेफ्रॉन ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है, जैसे मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बताया था कि जो पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो न्यूरॉन से कैसे बना है, किधर की तरफ सेल बॉडी ज्यादा है और किधर की तरफ एक्सॉन ज्यादा है, बताया था। अब देखो किडनी के अंदर नेफ्रॉन किस तरीके से बनी हुई है ये मैं आपको बताती हूँ। आप किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर याद है आपको? ठीक है, तो बाहर वाला एरिया क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स। ठीक है, अंदर वाला क्या हो जाएगा, मेड्यूला। अब नेफ्रॉन का कुछ पार्ट तो कॉर्टेक्स में होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, मेड्यूला के अंदर होता है। कौन सा पार्ट कैसा पार्ट ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको क्या पता हो, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता हो। सो नाउ जस्ट गिव अ हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और बहुत ध्यान से इसको सुनना। ठीक, किडनी में ब्लड लेके कौन आती है बच्चों, रीनल आर्टरी, है ना। किडनी में ब्लड लेके कौन आती है, रीनल आर्टरी। बहुत ध्यान से इसको देखना, ये मैंने बनाई है आयोर्टा, दिस इज आयोर्टा। किडनी में ब्लड लेके कौन आ रही है, वैसे तो मुझे आयोर्टा की थिकनेस और मोटी कर देनी चाहिए थी बिकॉज आर्टरी ऐसी होती है। ठीक है, सुनते जाना, ये हार्ट से निकली है क्या बच्चों, आयोर्टा। ये किडनी में एंटर कर रही है, क्या है ये, रीनल आर्टरी। एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन, आप ये बताइए, 1 मिलियन। होगा क्या, जैसे रीनल आर्टरी एंटर करेगी किडनी में, इसकी कितनी डिविजन हो जाएंगी, 1 मिलियन। कितनी हो जाएंगी बच्चों, इट विल डिवाइड इनटू 1 मिलियन ब्रांचेस। कितनी डिवीजन हो जाएगी इसकी, 1 मिलियन ब्रांचेस। इतना समझ में आया, वेदांश, आया समझ में। चलें आगे। आप देखो इसकी 1 मिलियन ब्रांच हो गई ना, तो इसकी पहली ब्रांच को ही हम क्या बोल रहे हैं, इधर से बना रही हूं मैं। ठीक है, अब 1 मिलियन ब्रांच में से जो पहली ब्रांच आ रही है, ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज ए फेरेंट आर्टेरियोल। अब देखो एक चीज तुम ये भी समझोगे, आयोर्टा इज द मेन आर्टरी, ये भी एक आर्टरी है। आर्टरी की जब फर्दर ब्रांचिंग होती है, जैसे आर्टरी की 1 मिलियन ब्रांच हो गई तो वो क्या बन गई, आर्टेरियोल। आर्टेरियोल की वॉल भी मोटी होती है, वहां से भी क्या नहीं होना होता, डिफ्यूजन वगैरह कुछ भी नहीं होना होगा। तो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन किससे होता है, जिसकी वॉल सबसे पतली होती है, कौन होती है वो, कैपिलरीज, है ना। तो जो आर्टेरियोल है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेट ऑफ कैपिलरीज में। देखते जाओ बच्चों। हाँ, तो इसने क्या बना दिया ये, दिस इज बेसिकली द सिस्टम ऑफ कैपिलरीज। क्या है, इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इट इज बेसिकली द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, समझ में आया। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, कैपिलरीज बनने के बाद जब चीजों का एक्सचेंज हो जाता है तो वेन्यूल्स बनती हैं और वो वीन बन जाती हैं, होता है, ऐसा होता है। लेकिन किडनी एक ऐसी स्पेशल जगह है जहाँ पे आर्टेरियोल के बाद कैपिलरी बनी और फिर से आर्टेरियोल बना। ठीक है, फिर से क्या बना, आर्टेरियोल बना। और ये जो आर्टेरियोल बन रहा है जो कि ब्लड को दूर ले जा रहा है, और अब देखो इस आर्टेरियोल का नाम है, इसको हम बोलते हैं ई फेरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं, ई फेरेंट आर्टेरियोल। अब आप ए फेरेंट और ई फेरेंट को कंपेयर करो जरा, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। ए फेरेंट की जो डायमीटर है अंदर की, जिसको ल्यूमेन बोलते हैं, वो कैसा है, मोटा है ना। और जो ई फेरेंट है उसका कैसा है, स्मॉल है। तो यहाँ लिख दूं ए फेरेंट के लिए क्या लिख दूं, ब्रॉड ल्यूमेन। ठीक है, ई फेरेंट के लिए लिख दूं नैरो ल्यूमेन। डन।
चले आगे। अब देखो, अज्यूम करो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, आयोटा में ब्लड आया, आयोटा में ब्लड आया तो रीनल आर्टरी में ब्लड आया, रीनल आर्टरी में ब्लड आया तो 1 मिलियन एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड आया, उसके बाद कैपिलरी में ब्लड आया। कैपिलरी की वॉल कैसी है? पतली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन। अब कैपिलरी की वॉल पतली क्यों है? क्योंकि जब मैंने आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो कैपिलरीज होती हैं दे आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और उनका काम होता है फिल्ट्रेशन करने का। तो जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है बच्चों वो फिल्टर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की वॉल कैसी है? पतली है। अब यहाँ से जो ब्लड फिल्टर हो रहा है एक्चुअली में उसको कलेक्ट करने के लिए इसी के नीचे कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से। इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। उस इफरेंट आर्टेरियोल का क्या होगा अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, उससे पहले इधर देखो, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल, अभी जो बोमेन्स कैप्सूल है आगे जाके ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, पूरा ट्यूब लाइक सिस्टम है बच्चों। फिर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, फिर एक और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, मतलब इस तरीके की कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं और लास्ट में एक डक्ट होती है जिसमें बहुत सारी नेफ्रॉन्स खुल रही होती हैं। तो ये लगभग लगभग एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब देखो, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल जहां से ब्लड आया है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये एक सेल की शेप है, ठीक है, पूरी इस तरीके से। सो ये क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अभी जो हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर है दिख रहा है आपको, दिस इज द हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसे? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। समझ आ रहा है या गोल हो गया? अब सभी को समझ में आ रहा है? आ रहा है? हाँ ऋषभ, ठीक है। अब देखो, लूप ऑफ हेनले के बाद दोबारा ये स्ट्रक्चर आया, अब इसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अभी सिर्फ तुम नाम देखो, तुम्हारे लिए बहुत नया है। इसको और हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एक कॉमन डक्ट में आके खुलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आया? हम्म, चलो पहले इसको बनाओ। हाँ, अभी इसके आगे भी कुछ बहुत कुछ होने वाला है यहाँ से। नहीं, ये कॉन्वुलेटेड है, इसका मतलब बहुत कॉइल्ड है, तो बिल्कुल ऐसे कंस्ट्रिक्ट होकर रहते हैं, ठीक है। सी, चले। अब देखो, हमने इस इफरेंट आर्टरियोल को यहीं छोड़ दिया था, अब रीनल आर्टरी एंटर तो कर गई, रीनल वेन एग्जिट कैसे करेगी? जरूर इस इफरेंट आर्टरियोल के साथ कुछ तो होता होगा। होता क्या है बच्चों, अब मैं इसका कलर चेंज कर दे रही हूँ, मैं इसको ब्लू कर दे रही हूँ ताकि तुम इसको ऑब्जर्व कर सको। होता क्या है, ये पहले चक्कर काटती है किसके पास? पीसीटी के पास, ठीक है। पीसीटी के बाद ये सीधी चली जाती है किसके पास? डीसीटी के पास, चली गई। हाँ, ठीक है। तो ये जो है एफरेंट आर्टरियोल पहले ही किसके पास गई? पीसीटी के पास, फिर गई डीसीटी के पास, और फिर घूम के किसके पास आती है बच्चों? ये लूप ऑफ किसके पास आ रही है? लूप ऑफ हेनले के पास। और बहुत सारी कलेक्ट होने के बाद ये अल्टीमेटली क्या बनाती है? पूरी 1 मिलियन डिविजन्स कलेक्ट होंगी और क्या बन जाएगी? रीनल वीन। और अल्टीमेटली वो कहाँ चली जाएगी? इंफीरियर वेने कावा में, ठीक है। तो हार्ट से ब्लड आया, आयोटा से, और वापस से घूम फिर के किधर चला गया? हार्ट में। समझ में आया?
सभी को समझ में आ रहा है? पहले पीसीटी के पास जाएगी, फिर डीसीटी के पास जाएगी, फिर घूम के लूप ऑफ हेनली के पास आएगी। नहीं, इसी के बराबर में ही तो है। ठीक है, आसपास ही हैं सब। डन बच्चों, अंडरस्टूड। चलो, वेल डन। अब एक चीज को ऑब्जर्व करना, एक चीज को ऑब्जर्व करने से पहले जरा दो नाम याद रखो। दो कौन से नाम याद रखने हैं? एक नाम ये, जब ये आपकी इफेरेंट आर्टेरियोल पीसीटी और डीसीटी के पास है तब उसका नाम दूसरा है, जब ये लूप ऑफ हेनले के पास है तब उसका नाम दूसरा है। यानी है एक ही ट्यूब लेकिन इसके नाम दो अलग अलग हैं। जब ये पीसीटी और डीसीटी के पास है तो इस जगह हम इसको बोलेंगे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलेंगे? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। और जब ये लूप ऑफ हेनले के पास है तब इसका एक स्पेशल नाम होएगा, इसको बोलेंगे वासा रेक्टा। समझ में आया? आया समझ में? चलो पहले इसको बनाओ, फिर कुछ चीजें हैं जो तुम्हें अज्यूम करनी है, ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद हम बहुत अच्छे टॉपिक पे चलने वाले हैं। क्या बेटा? इंफीरियर वेना कावा? इंफीरियर वेना कावा से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के लिए, फिर आपके राइट वेंट्रिकल उसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन सी? हम्म, किडनी से नहीं, इंफीरियर वेना कावा में तो इसने ड्रेन किया है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन से इंफीरियर वेना कावा में ड्रेनेज हुई होगी, बहुत सारी ब्रांचेस। ठीक है, चले। आप देखो, ऑब्जर्वेशन, उधर तुम्हारा हार्ट है, वो पंप करा, देखते जाओ। पिंक कलर से आज हम ब्लड को बनाएंगे जरा। आयोटा में ब्लड आया बच्चों? आयोटा में ब्लड आया, रीनल आर्टरी में ब्लड आया, 1 मिलियन एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड आया। अब एफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन कैसा है? वाइड। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कोई खाली जगह है, यहां से 100 लोग इसमें घुस गए क्योंकि गेट एंट्री का बड़ा था, लेकिन इफरेंट आर्टेरियोल यानी एग्जिट का गेट कैसा है? छोटा। ठीक है, तो अगर 100 लोग अंदर घुस रहे हैं तो 10 बाहर जा पा रहे हैं, तो अंदर क्या हो जाएगी बच्चों? भीड़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि एंट्री ज्यादा की और एग्जिट है कम की। सेम, क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन बड़ा है तो ज्यादा ब्लड एंटर कर जाएगा और कम ब्लड एग्जिट कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा? ब्लड फिल्टर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, पहली चीज समझ में आया। दूसरी चीज, जो ब्लड एक्चुअली में ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ है वो उसको अपोज भी करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा, कि पहले से यहाँ ब्लड भरा हुआ है। तो नेट जो प्रेशर होगा, सब कुछ काट कूट के, 3 प्रेशर्स होते हैं, 2 मैंने तुम्हें बता दिए। तो नेट जो प्रेशर होगा उसकी वजह से ब्लड क्या हो जाएगा? फिल्टर होके किधर आ जाएगा? इस ट्यूब में आ जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल में। समझ में आया? अब बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड है, इसकी जरा पाथवे ट्रेस करो। ये इस तरीके से जाएगा, इधर की तरफ ब्लड नीचे होगा, इधर की तरफ ब्लड ऊपर होगा। देखते जाना बच्चों, ऐसे होगा। किसकी बात कर ली हमने? ये अंदर ब्लड बह रहा है। अब हम बात करते हैं जो ब्लड यहाँ से आगे चला गया उसके साथ क्या होने वाला है। देखो, जो बचा हुआ ब्लड था वो यहाँ आ गया, अब वो किधर गया? यहाँ। फिर किधर चला गया? इधर। अब वो कैसे आएगा? ऐसे आएगा या नहीं आएगा? ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंट्स। ये जो लूप ऑफ हेनली है, इसमें जो ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन है दोनों लिम्स में ऑपोजिट है, दिख रही है? एक तरफ ब्लड नीचे आ रहा है, दूसरी तरफ ऊपर जा रहा है, दिख रहा है? वासा रेक्टा के दोनों लिम्स में जो ब्लड की फ्लो की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, दिख रही है? इधर से ब्लड नीचे आ रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हो। साथ ही साथ एक कोई भी लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा में भी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, इधर से नीचे जा रहा है ब्लड, इधर से ऊपर आ रहा है। समझ में आया? ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं,
मान लो ये मैंने क्या बनाया बच्चों, लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले के आसपास क्या है, वासा रेक्टा। ठीक है, दिस इज आई एम मेकिंग, this is what we called as vasa recta. So the thing that you have to observe is basically the flow of blood. इधर ब्लड का फ्लो ऐसे है और वासा रेक्टा में उधर से ब्लड आ रहा है तो उसका फ्लो ऐसे है। अब तुम क्लियर ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, दोनों के बीच में ऑपोजिट फ्लो, इन दोनों के बीच में ऑपोजिट फ्लो, इसके और इसके बीच में ऑपोजिट फ्लो। अब इसका काम क्या है थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे, पर इतना समझ में आया। चलें आगे, चलो। नेफ्रॉन का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ में आया। अब एक्चुअली में ये नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, किडनी में। तो किस तरीके से ये किडनी में रखी हुई है ये जानना जरूरी है या नहीं है। चलो इधर आओ, समझ में आ रहा है ऋषभ, घर जाना है, नहीं, अच्छी बात है। ये हमारी बेसिक किडनी का स्ट्रक्चर है। अब इसमें कौन सा पार्ट कहाँ आता है, इधर देखो, किधर भी बना सकती हूँ। मान लो ये एफरेंट आर्टरियोल बनाई मैंने, ठीक है, छोटा छोटा, ये इसको बड़ा कर देती हूँ तुम्हारे लिए। ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, दिस विल बी दी इफरेंट आर्टरियोल, आगे जाके वासारेक्टा वगैरह बनाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। देन यू हैव वोमेन्स कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, एंड देन यू हैव डीसीटी, एंड देन यू हैव कलेक्टिंग डक्ट। इस तरीके से पूरा जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी में रहता है। समझ में आया। एक चीज तुमने ऑब्जर्व की, जो आपका ग्लोमेरुलस है, वोमेन्स कैप्सूल है, वो बाहर की तरफ है कॉर्टेक्स में, जो लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट है वो अंदर की तरफ जा रहा है मेडुला में। ठीक है, नेफ्रॉन्स दो तरीके की होती हैं ऑन द बेसिस कि उनका लूप ऑफ हेनली कितना अंदर जा रहा है। ठीक है, जिनका लूप ऑफ हेनली शॉर्ट होता है, अभी तुम्हें समझ में आया कि किडनी में किस तरीके से प्रेजेंट होंगी सारे में। देखो, नेफ्रॉन्स, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स बताती हूँ मैं आपको। जिनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कैसी नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल, क्योंकि वो ज्यादातर किधर की तरफ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स साइड में प्रेजेंट है। और लगभग 85% नेफ्रॉन कैसी होती हैं, कॉर्टिकल। ठीक है, जिनका लूप ऑफ हेनली लॉन्ग है उसको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि उनका लूप ऑफ हेनली लंबा है तो अंदर तक मेडुला तक जा रही है। समझ में आया। अब ये होती है लगभग 15%। ठीक है, डन, इसको नोट करो। चलो, क्या बेटा, लूप ऑफ हेनली, LOH। हम्म, डन बच्चों, अभी तो बहुत कुछ है। चलो डन। अब किडनी का मेन काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। तो जरा हम देखेंगे बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अच्छा, एक चीज और, मैंने तुम्हें बोला था कि किडनी में पिरामिड्स में स्ट्राइशंस आती हैं, वो स्ट्राइशंस किसकी वजह से हैं, कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनली की वजह से। और जो मेडुला होता है उसमें डॉटेड दिखता है अपीयरेंस, किसकी वजह से, जो ग्लोमेरुलस वगैरह है वो डॉटेड दिखता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। ठीक है, चलें आगे। क्या, ये वाले स्ट्रक्चर्स के, ये डॉटेड स्ट्रक्चर लगता है। ठीक है, और वो जो है आपका लूप ऑफ हेनली कलेक्टिंग डक्ट वो थोड़ा सा स्ट्राइशंस फॉर्म देता है। डन, हेडिंग डालो बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन।
ठीक है। तो अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करें बच्चों, तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहले तो समझो उस चीज को। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन यूरिन फॉर्मेशन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड इज री एब्जॉर्प्शन, थर्ड इज सिलेक्टिव सिक्रेशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं किसके, आपके यूरिन फॉर्मेशन के। डन। चलो अब हाँ पूछो। जो ब्लड, हाँ अभी बताऊंगी ना, यूरिन फॉर्मेशन होगी ना उसकी। देखो, ये जो ब्लड फिल्टर हुआ कलेक्टिंग डक्ट में गया। ठीक है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये यहाँ पे खुलेंगी। ठीक है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर। ब्लड नहीं बच्चे, ब्लड तो एब्जॉर्ब हो जाता है, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। अभी मैं बताऊंगी ना सारी चीजें, सुनो। यूरिन फॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं ना हम। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है यूरिन फॉर्मेशन का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको समझो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। अब तो तुम्हें ये याद हो जाना चाहिए कि ये है हमारी एफरेंट आर्टेरियोल, दिस विल बी द ग्लोमेरुलस tuft of capillaries and this is the efferent arteriole। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है ब्लड को फिल्टर करना है। तो ब्लड को फिल्टर करने का मेन एरिया क्या था, यही वाला। ठीक है, सो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है क्या, बोमेंस कैप्सूल। सो दिस विल बी दी बोमेंस कैप्सूल, दिस इज ग्लोमेरुलस। अब जहाँ पे भी फिल्ट्रेशन होनी होती है वहां किस तरीके की एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो बोमेंस कैप्सूल में भी कौन सी एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वामस, वन लेयर्ड। आपका इधर भी कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वामस। अब होता क्या है कि जो आपकी ग्लोमेरुलस है उसमें स्क्वामस एपिथेलियम कुछ इस तरीके से अरेंज होती है कि उसमें छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं मेम्ब्रेन में। देखो इस तरीके से अरेंज्ड है कि इस मेम्ब्रेन में क्या हो गए बच्चों, छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं आपको। और ये भी एपिथेलियम है, ये भी एपिथेलियम है, बीच में इनका बेसमेंट सब्सटेंस होगा। ये तो आपको अंडरस्टूड है ना, क्योंकि एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती ही है। नाउ अब उधर से ब्लड आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा, ब्लड आ रहा है। यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा। अच्छा, अगर इसका एक पोर साइज है तो ब्लड में से वही चीज तो फिल्टर हो पाएंगी जो इसके पोर साइज के कंपैरिजन होंगी। जो बहुत बड़ी चीजें वो तो फिल्टर ही नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी ना। तो जितना साइज है पोर का उतनी चीजें फिल्टर हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा कलेक्ट उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, और वो क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बिल्कुल ब्लड की कंपोजिशन जैसा है, नहीं। उसमें क्या नहीं है, जो भी मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, क्या नहीं, क्या होते हैं बड़े प्रोटीन्स। तो जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होंगे वो यहाँ से फिल्टर होते ही नहीं है। अगर किसी के यूरिन में बड़े बड़े प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट ही नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस पोर साइज, इसका मतलब उसकी किडनी में प्रॉब्लम है। समझ में आया, किडनी में प्रॉब्लम है यानी कि इसका पोर साइज जो है वो बड़ा हो गया है, यानी कुछ इन्फ्लेमेशन, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है किडनी में। समझ में आ रहा है, डन। चलो अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हैज ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन बट वो बिग मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी देयर। डन। इसका मतलब जो भी इतने साइज का होगा चाहे वो हमारी काम की चीज ही क्यों ना हो वो तो भाई फिल्टर हो जाएगी। जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हमने इतना सब कुछ खाया था, वो तो सारा फिल्टर हो गया। हो गया या नहीं हो गया। अब इसमें तो काम की चीजें हैं और ये आगे चली गई तो ये यूरिन बन जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको जो भी हमारे काम की चीजें उसको क्या करना है, रीएब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है। सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या क्या मतलब है, हाई प्रेशर पे चीजें फिल्टर हो गई, हो गई। प्रेशर कैसे बिल्डअप हुआ ये मैंने आपको बताया। कुछ आयंस यहाँ होते हैं जो प्रेशर बिल्डअप करते हैं नीचे की तरफ, ये ल्यूमेन साइज की वजह से यहाँ प्रेशर बिल्डअप होता है। कुछ प्रेशर ऑपोजिट लगता है
और उन सबको प्लस माइनस करके जो प्रेशर होता है उससे चीजें फिल्टर हो जाती हैं। पूछो। प्रोटीन्स तो आगे चले जाएंगे। किधर? हाँ तो ये जो प्रोटीन्स होंगे, जो बाकी ब्लड आगे की तरफ जा रहा है उसके साथ चले जाएंगे ना। जो इफेरेंट आर्टेरियोल से सुपीरियर सॉरी इंफीरियर वेना कावा में ब्लड जा रहा है उसमें चले जाएंगे प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स घूमते रहेंगे, प्रोटीन्स नहीं यहाँ से एक्सक्रीट आउट होते। क्या आपको इतनी बात समझ में आई जो मैंने पढ़ाया? ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू याद रखनी है। क्या वैल्यू याद रखनी है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में बच्चों कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। तो लगभग 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, विच इज 1/5 of the blood pumped by heart in a minute। 1 मिनट में ब्लड कितना सॉरी हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, लास्ट क्लास में बताया था लगभग 5 लीटर। उस 5 लीटर में से लगभग यहाँ पे कितना आ जाता है, 1100 से 1200 ml। समझ में आया? सो ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी, इतना। हाँ आगे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? वापस आएगा ना हार्ट से घूम के, वो ही तो ब्लड बार बार घूम घूम के आ रहा है। इंफीरियर वेना कावा के पास गया, हार्ट के पास गया, हार्ट उसको फिर से ऑक्सीजनेट करके फिर से पंप करेगा, फिर से किडनी के पास भी आएगा, है ना। सेम ब्लड बार बार घूम रहा है। ठीक है, समझ में आई है आपको ये चीज? चले आगे। चलो, सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों? सेकेंड स्टेप इज रीएब्जॉर्प्शन। क्या है सेकेंड स्टेप? सो रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन रीएब्जॉर्प्शन? जो भी हमारे काम की चीजें हैं, जैसे जो फिल्ट्रेशन होता है, इट इज एन अनबायस्ड प्रोसेस। अनबायस्ड का मतलब होता है जो भी काम की चीज है, जो भी बिना काम की चीज है, सब फिल्टर हो जा रही हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या करना होता है, जो भी हमारे काम की चीजें हैं हम उसको वापस से रीएब्जॉर्ब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या? ग्लूकोज, vitamins, minerals, salts, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। 1200 ml हर मिनट फिल्टर हो रहा है। क्या हम इतना वॉशरूम जाते हैं? नहीं। इसका मतलब जो वाटर है मेजर अमाउंट, हमें उसको वापस लेना है। तो ये सारी चीजें रीएब्जॉर्प्शन होनी है। अब ये रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? ब्लड तो बोमेन्स कैप्सूल में आ गया, उसके बाद पीसीटी है, लूप ऑफ हेनली है, और क्या है तीसरा? डीसीटी। समझ रहे हो? 3 जगह पे रीएब्जॉर्प्शन होनी है। कहाँ कहाँ? फर्स्ट इज इन PCT, proximal convoluted tubule। सेकेंड इज लूप ऑफ हेनले, समझो इस चीज को। एंड थर्ड इज DCT विच इज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिफिकल्ट लग रहा होगा ये चैप्टर थोड़ा, है ना? ठीक है, समझने की कोशिश करो, कोई बात नहीं। PCT देखो, ये बोमेंस कैप्सूल है मान लो, उसके बाद ही क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चों? PCT। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? लूप ऑफ हेनली, और उसके बाद क्या आता है? DCT। ठीक है, समझ में आया इतना? इसको फैला दिया है मैंने। देखो, पीसीटी के पास कौन सी एपिथेलियम होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सी होती है? क्यूबॉइडल। और इस पे एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारे यहाँ पे विलाय प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज नोन एज ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से फिल्ट्रेट होकर ब्लड आया है, और इस ब्लड के अंदर सारी चीजें हैं, सारी चीजें जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट्स, वाटर, हॉर्मोन्स, अमाइनो एसिड, मल्टीपल चीजें हैं। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो पहली ऐसी ट्यूब्यूल है जिसके पास मौका है सारी चीजों को रीएब्जॉर्ब करने का, है या नहीं है? तो ऑलमोस्ट बच्चों 70% रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है चीजों का? यहाँ पे। किस किस चीज का होता है? एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ में लिखा है कि 70% क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है। तो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, सॉल्ट्स है, लगभग 70 से 80% वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा?
पीसीटी से। समझ में आ रहा है अभी? फिर आते हैं हम किस पे, लूप ऑफ हेनली पे। तो ये जो है फिल्ट्रेट, ये लगभग कैसे जाने लगेगा बच्चों आगे की तरफ? अभी किधर जाएगा, लूप ऑफ हेनली पे। जिधर नीचे जा रहा है ब्लड, इधर की तरफ ऊपर आ रहा है ब्लड, आ रहा है। लूप ऑफ हेनली का वो सेगमेंट जिसमें ब्लड नीचे की तरफ जाता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, क्योंकि ब्लड नीचे जा रहा है, डिसेंड कर रहा है। सो दिस इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब of loop of Henle, and this is called as the ascending limb. So this will be the ascending limb. अब यहाँ पे कुछ कमाल होता है बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में कुछ कमाल होता है। अब तुम्हें याद है ये जो लिम्ब है दोनों, ये कहाँ होंगे, मेडुला में। अब मेडुला में ना बाहर बहुत सारा सॉल्ट होता है, उसकी वजह से वो पानी को खींचता है, ठीक है। पर वो मेडुला में बहुत सारा सॉल्ट आया कहाँ से, मैं बताती हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी सॉल्ट जो है वो या उधर की तरफ ही हम मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही फिल्ट्रेट इधर की तरफ जा रहा है, इस फिल्ट्रेट के अंदर भी तो सॉल्ट्स होंगे, 70 से 80% ही तो एब्जॉर्ब किए हैं, बाकी तो रह रहे होंगे। तो यहाँ से बहुत सारे सॉल्ट्स एक्टिवली किधर डाल दी जाते हैं, किडनी की मेडुला में, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा सोडियम है, बहुत सारा सोडियम है, ऐसे समझ सकते हो। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा सोडियम होगा, समझ में आया। तो असेंडिंग लिम्ब, इट इज बेसिकली परमिएबल टू सॉल्ट, बहुत सारा सॉल्ट उसने बाहर कर दिया। अब होगा क्या, ये प्रोसेस तो यूरिन फॉर्मेशन बहुत टाइम चल रहा होगा किडनी में, जिसकी वजह से किडनी की मेडुला में सॉल्ट 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 होगा बहुत सारा। आप इधर से देखो, फिल्टर होता हुआ ब्लड आ रहा है, इसमें बहुत सारा पानी है और बाहर पानी कम है, अंदर पानी ज्यादा है। नेचुरली क्या होगा, पानी बाहर, यानी वाटर का क्या स्टार्ट हो गया बच्चों, और भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना। समझ में आया? लेकिन पानी का एब्जॉर्प्शन इस लिम्ब में नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कॉर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं, फिर सॉल्ट कम हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो वाटर के लिए परमिएबल कौन सी है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। इम्परमिएबल कौन सी है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। समझ में आया? फिर जो बचा कुचा है वो किधर होगा, एब्जॉर्प्शन डीसीटी में। लेकिन डीसीटी उतना एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता नहीं है, वो एब्जॉर्प्शन करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रेजेंस में। जब मैंने बताया था कि जब हम पानी नहीं पी रहे, हम बिल्कुल पानी पी नहीं रहे, तो हमारे बॉडी की क्या क्या कर सकती है हमारे लिए, पहले तो मुझे प्यास लगाएगी ताकि मैं पानी पीऊँ, लेकिन मान लो मैं तब भी नहीं पी रही कि अवेलेबल ही नहीं है मेरे आसपास, पानी में काम में लगी हुई हूँ, तो दूसरा काम क्या करेगी, वो जितना ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम पानी कम पीते हैं तो हम वॉशरूम भी कम जाते हैं, है ना, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो डीसीटी तब काम करेगा जब कौन सा हार्मोन आ जाएगा, वासोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। समझ में आया? समझ में आ रहा है? बताओ, सच में बताओ, बोलो बच्चों। हम्म, हाँ हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, एक ही बार में याद नहीं होंगे, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको याद करने में। हाँ, ब्लड फिल्टर हुआ बोमेंस कैप्सूल में आया। बेटा बोमेंस कैप्सूल में कौन सा ब्लड फिल्टर होकर आया, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर आया। उसमें हर वो चीज जो ग्लोमेरुलस के पोर साइज से पास हो सकती है इधर आ जाएगी, सब कुछ आ गया सिवाय बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और बड़े बड़े प्रोटीन्स के। कहाँ ले जाता है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो पास हो सकता है इससे वो इधर ही रह जाएगा, और ये आगे आगे मूव करेगा तो इसको हम रीएब्जॉर्ब करते जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? थर्ड स्टेप क्या लिखा था, अब मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हें उतना ज्यादा भी नहीं बताना है, इतना तो कर पाओगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, सिलेक्टिव सिक्रीशन। सपोज करो हमारी बॉडी में ब्लड का पीएच मेंटेन नहीं है और उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रखी है, बाइकार्बोनेट की या पोटेशियम की, तो उसको हम किस में डाल देंगे, फिल्ट्रेट में, जानबूझ के पीसीटी में, डीसीटी में, कि भाई इसको भी ले जाओ। समझ में आया? ठीक है। तीन प्रोसेस याद रखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड फिल्टर होगा, रीएब्जॉर्प्शन में रीएब्जॉर्ब की जाएंगी काम की चीजें, और सिक्रीशन के अंदर जो बॉडी के अंदर जो आयंस हैं जिनको सिक्रीट करना जरूरी है उनको सिक्रीट कर दिया जाएगा, और लास्ट में क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा।
जितनी नेफ्रॉन्स उतने बोमेन्स कैप्सूल। हम्म। हाँ हाँ हाँ। अगर किसी के यूरिन में आरबीसी भी आ रही है ना, इसका मतलब तब भी रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से नहीं हुआ है। ब्लड भी ज्यादा, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट होता है, अगर उससे ऊपर है तो दिक्कत है। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। हम्म। हाँ हाँ, लिवन छूट। हाँ, फिर ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि यूरिया ही तो अल्टीमेटली ये फिल्टर कर रहा है। जो हम खाते हैं, प्रोटीन्स हम खाते हैं, उसके टूटने से यूरिया बनता है। यूरिया क्या बनता है, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, अमोनिया बना। उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में हमारे लिवर में, तो वहां से। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। बेटा न्यूट्रिएंट्स से एब्जॉर्ब होके ब्लड में ही आते हैं ना। हाँ, विलाई से। समझ में आया। पूछना है किसी को कुछ। चलो एक टॉपिक लिखो, मिक्सचुरेशन। समझो इसको। टॉपिक लिखो मिक्सचुरेशन। क्या मतलब होता है इसका, पता है आप लोगों को? बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचुरेशन? देखो, इट इज अ वॉलेंट्री सिग्नल कि जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरा है उसको अब खाली करना है। समझ में आ रहा है? सो मिक्सचुरेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होगी ब्लैडर की और जो यूरिन है उसको पास ऑन किया जाएगा। एक सेकेंड रुको बस। चलो एक चीज समझो जरा। ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर बना रहे हैं इधर हम। नीचे की तरफ क्या है इसमें, यूरेथ्रा। इधर की तरफ एक यूरेटर आके खुलता होगा, इधर की तरफ एक यूरेटर आके खुलता होगा। समझ में आया? नाउ यूरिनरी ब्लैडर कोई भी विसरल ऑर्गन है, इट इज लाइंड बाय सम काइंड ऑफ मसल नोन एज स्मूथ मसल। तो यहाँ पे भी किसकी लाइनिंग होगी, स्मूथ मसल की। तो जैसे ही ये ब्लैडर आधे से ज्यादा भर जाएगा, अब ये भरेगा कहाँ से, इधर से और इधर से। ठीक है, तो ये ब्लैडर स्ट्रेच होने लगेगा बाहर की तरफ, होने लगेगा। अब स्ट्रेच होने लगेगा ये, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये रिसीव कर रहे हैं सिग्नल को कि ब्लैडर भर रहा है और स्ट्रेच हो रहा है। ये किसको भेजेंगे सिग्नल को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, और नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल भेजेंगे तो वो क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है इसकी क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन नीचे से बाहर जाएगा, लेकिन ये यूरिथ्रा जो है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये तो बंद हो जाएगा। तो जब हमें इस यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना है तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए और नीचे से ये ओपन होना चाहिए, तभी तो ये यूरिन नीचे जा पाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे जब मिक्सचुरेशन होती है तो दो चीज होती है, यूरिनरी ब्लैडर की जो स्मूथ मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, दूसरा जो यूरिथ्रा होता है उसकी जो मसल होती है वो क्या होती है बच्चों, रिलैक्स। समझ में आया? और उससे क्या हो जाता है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं तो होगा ही नहीं ना मिक्सचुरेशन बाहर। हाँ, ऐसा जनरली होता नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, नहीं होगा।
समझ में आया मिक्सचरेशन? चलो एक छोटा सा टॉपिक मैं तुमको और पढ़ाती हूँ बच्चों, 10 मिनट का ही है। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखो। लिखो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ में आया मिक्सचरेशन? सिंपल। ठीक है, पहला डिसऑर्डर इज रीनल कैल्कुलाई। क्या होता है रीनल कैल्कुलाई? हिंदी में बोला जाए तो जो स्टोन्स हो जाते हैं ना, जिनको पथरी बोलते हैं, तो ये वही हैं। तो होता क्या है बच्चों, ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं किडनी में, उसको रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। तो कहीं पे भी अगर वो डिपॉजिट हो रहे हैं तो जो यूरिन है वो नीचे नहीं आ पाएगा यूरिनरी ब्लैडर तक, है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या है दूसरा? ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। तो कहीं पे भी वर्ड आ जाए पीछे आइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारी चीजें। तो अगर ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम आ रही है, ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी थी वहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है, वहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो उससे पोर साइज भी बड़ा हो सकता है, प्रोटीन्स भी आ सकते हैं, बहुत सारा ब्लड भी आ सकता है, और किडनी जो है वो अच्छे से फिल्ट्रेशन के फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। समझ में आया? नेफ्राइटिस, TIS। ठीक है, डन। एंड द लास्ट इज बेसिकली रीनल फेलियर। ठीक है, रीनल फेलियर। देखो मैंने तुम्हें लास्ट में भी जब हार्ट फेलियर पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि हार्ट को हम कब बोलेंगे दैट ये फेल है, जब ये हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर रहा है। रीनल फेलियर हम कब बोलेंगे? जब किडनी ब्लड को अच्छे से फिल्टर नहीं कर रही है। तो अगर किडनी ब्लड को, सॉरी रीनल की स्पेलिंग, तो अगर किडनी ब्लड को अच्छे से फिल्टर नहीं कर रही है तो क्या होगा उसकी वजह से? यूरिया इन द ब्लड विल इंक्रीज। यूरिया का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं यूरीमिया। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरीमिया। यूरीमिया क्या है? जो मैंने तुम्हें इनिशियली उसका यूरिया का अमाउंट बताया था उससे ज्यादा अगर यूरिया हो रहा है, सो उसको हम बोलते हैं यूरीमिया। और यूरिया तो एक तरीके का नाइट्रोजनस टॉक्सिक वेस्ट है ना। अब इसको ज्यादा टाइम तक हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब किडनी तो काम नहीं कर रही है, सो वी हैव टू यूज आर्टिफिशियल किडनी। सो व्हाट विल वी डू? वी यूज, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? आर्टिफिशियल किडनीज। और जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डायलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे डायलिसिस किया जाएगा। नहीं, आर्टिफिशियल किडनी बनाने के लिए देखो करना क्या होता है, इधर देखो, इस तरीके का एक पूरा सेटअप होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगी नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा थोड़ा समझो। ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके के चैनल्स होते हैं बच्चों, इस तरीके के कुछ कुछ चैनल्स होते हैं। देखो होता क्या है, जो डायलिसिंग मशीन होती है उसमें इस तरीके का पूरा चैनल होता है। उसमें हम इस तरीके की ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर का पूरा चैनल लगाते हैं, और ये जो ट्यूब जिसकी बनी होती है उसका नाम होता है सेलोफेन मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है? सेलोफेन मेम्ब्रेन, जो कि कैसी होती है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब तो तुम अब बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि तुम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हो कि अलाउ करेगी कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होना। ठीक है, अब ये सिस्टम ऑफ ट्यूब्स को हम डाल के रखते हैं। यहाँ पे एक फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है, पूरे में एक फ्लूइड होता है। ऐसे बना दे रही हूँ मैं। ये जो ग्रीन कलर का मैंने फ्लूइड बनाया है इसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या बोलते हैं? डायलाइजिंग
फ्लूइड। इस डायलाइजिंग फ्लूइड की कॉम्पोजिशन सेम होती है एज ब्लड, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं होता, यूरिया। ठीक है, तो डायलाइजिंग फ्लूइड सेम एज ब्लड, बट यहाँ पे यूरिया इज एब्सेंट। अब मेरी बात सुनो, ऐसे पेशेंट को हम इससे कनेक्ट करेंगे और उसका ब्लड हम किसी वीन से उससे निकालेंगे, आर्टरी से, और इस ब्लड को इसमें रन करेंगे। पेशेंट का ब्लड इसमें रन करेगा इस तरीके से, ठीक है, मशीन में। पेशेंट के ब्लड में किडनी अगर ढंग से काम नहीं करी तो पेशेंट के ब्लड में यूरिया का अमाउंट ज्यादा होगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया का अमाउंट कम है। जिस ट्यूब से वो ब्लड गुजर रहा है वो सेमी परमिएबल है, इसका मतलब यूरिया यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो यूरिया डायलाइजिंग फ्लूइड में जाने लगेगा, जाने लगेगा या नहीं जाने लगेगा। तो जैसे जैसे जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होगा इन ट्यूब से, तो यूरिया जो है वो फिल्टर होता जाएगा या नहीं होता जाएगा। और हम साथ ही साथ इस डायलाइजिंग फ्लूइड को नया नया करते रहते हैं, ताकि यूरिया की कंसंट्रेशन हमेशा डायलाइजिंग फ्लूइड में कैसी हो बच्चे, कम हो। तो जैसे ही यहाँ से ब्लड आपका फिल्टर होके बाहर निकलेगा, उसमें यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुकी होगी। क्या ये समझ में आया मैकेनिज्म? ठीक है, ऑलमोस्ट हमने खत्म ही कर दिया ये चैप्टर, कुछ कुछ चीजें बची हैं, तो वो लोग पहले आप इसको पढ़ना, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, नहीं साइड में होती है, पेशेंट की बॉडी में भी होता है, उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, वो नहीं पढ़ा रही अभी मैं। ब्लड ले लेते हैं ना, मेजर आर्टरी से ब्लड लिया, मेजर वीन में बैक करके डाल दिया, हाँ, तो वहां से ब्लड अपने आप आता रहता है। नहीं नहीं नहीं, हाथ, ठीक है, चले।